हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। पढ़ रहे हो? ठीक। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना? उसके बारे में जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैंने तुम्हें बताई थी। मोल के बारे में मैंने बोला था कि एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे हम उतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। थ्योरी के नाम पर तो बहुत थोड़ी सी ही बातें हैं, लेकिन एप्लीकेशन के नाम पर इनफाइनाइट है। मतलब जैसे इट इज जस्ट लाइक अल्फाबेट तो ABCD ही है, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों नॉवेल्स उस पर लिखी जा रही हैं ABCD को यूज करके। तो उसी तरह से मूल कॉन्सेप्ट की बेसिक आइडियाज थे। प्रैक्टिस से ही वो इम्प्रूव हो। मैंने बेसिक चीजें बताई हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या है, स्टोइकियोमेट्री का रेलेवेंस क्या है, स्टोइकियोमेट्री को यूज कैसे करते हैं, मोल क्या है, मोल के मीनिंग्स क्या है, एंड सो ऑन। आज हम लोग उसके ही आगे डिस्कशन करने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स का, जो मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़े जाते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स मेनली इनका रेलेवेंस क्या है? तो कंसंट्रेशन टर्म मेनली सॉल्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं। सॉल्यूशन या मिक्सचर बोल सकते हैं। मिक्सचर या सॉल्यूशन का मतलब जहां दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ मिक्स किए हुए हैं, तो उन मिक्सचर में प्रेजेंट अलग अलग सब्सटेंस के कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने में हम जो टर्म्स यूज करते हैं उन्हें कंसंट्रेशन टर्म्स बोला जाता है। टर्म्स विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड concentration term, used to express composition of solution या मिक्सचर, उसे कंसंट्रेशन टर्म्स बोला जाता है। ये बेसिक आइडिया, इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। सपोज कि क्लासरूम है जिसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, स्टूडेंट्स हैं। अब क्लासरूम स्टूडेंट से बना हुआ है, उसका कंपोजिशन है बॉयज और गर्ल्स। तो उस कंपोजिशन को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने में जो टर्म्स हम यूज करेंगे उसे कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि मे बी की क्लासरूम में 50 गर्ल्स हैं और 150 बॉयज हैं। सपोज 50 गर्ल्स मैंने मान लिया 50 हैं और बॉयज का नंबर 150 है सपोज। तो ये तो एब्सोल्यूट नंबर्स। अब इन्हीं इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि गर्ल्स 25% हैं और बॉयज 75%। गर्ल्स और बॉयज के परसेंटेजेस 25 और 75। तो ये जो लैंग्वेज यहाँ पर दिखाई जा रही है, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म। मतलब वो कंपोजिशन को एक्सप्रेस करता है। और इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि कंपोजिशन जो भी कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस करता है वो हमेशा एक रिलेटिव इंफॉर्मेशन होती है, एब्सोल्यूट नहीं, वो रिलेटिव इंफॉर्मेशन है। मतलब हम इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1:3 है। ये भी एक रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, ये भी एक रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, और ये एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन है। दोनों में अंतर, मतलब एक चीज के हम किसी बात को इशारे से बता दें, हिंट कर रहे हैं, और एक कि हम एब्सोल्युटली वो बात बता दें। तो ये दोनों बातें एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ते हैं, दीज आर ऑल रिलेटिव लैंग्वेजेस, वो एब्सोल्यूट लैंग्वेज नहीं होती। और उस रिलेटिव लैंग्वेज को समझते हुए हम उसकी हेल्प से एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ये कंसंट्रेशन टर्म बताया और हमसे कहा गया कि क्लास में 1000 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000, सपोज कोई भी एग्जांपल हो सकता है, 1000 स्टूडेंट है, तो 1000 स्टूडेंट में बॉयज का परसेंटेज अगर 25% है, गर्ल्स का 75 है और गर्ल्स का परसेंटेज 25 है, या रेशियो 1:3 है, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब टोटल सॉल्यूशन या टोटल मिक्सचर है, और ये कंसंट्रेशन टर्म है। तो इन दोनों को मिला करके हम लोग एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन क्या है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है जो हमें ध्यान में रखना है।
कोई भी कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन के कंपोजिशन को एक्सप्रेस करता है। अब किसी भी सॉल्यूशन के कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने की बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती है, मतलब बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हो सकते हैं। जैसे मैंने दो तो यहीं पे दिखा रखा है कि एक परसेंटेज में मैंने कंपोजिशन को एक्सप्रेस किया, एक रेशियो में मैंने कंपोजिशन को एक्सप्रेस किया, ऐसे और भी बहुत सारे नाम सामने आएंगे जो केमिस्ट्री में यूज में आते हैं टर्म्स, हमें उसको डिस्कस करना है। तो देखते हैं कौन से टर्म्स हैं, मैं उन पर आता हूँ। आई होप कि इस लैंग्वेज से या इस डिस्कशन से ये बात समझ में आई हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मीनिंग क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। पढ़ना एक चीज होता है, लेकिन पढ़ने से पहले जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका रेलेवेंस जानना दूसरी चीज होता है। अगर हमें रेलेवेंस पता है तो उन चीजों को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, और अगर हमें रेलेवेंस नहीं पता और हम खाली पढ़ रहे हैं तो वही सारी चीजें हमें मुश्किल से लगने लग जाती है। तो इंपॉर्टेंट है कि हमें चीजों का रेलेवेंस क्लियर हो। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं उन पर आते हैं। वो कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और उनके मीनिंग क्या है, जिससे हम उनको यूज में ले सकें। यूसेस तो इनफाइनाइट है केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू वो यूसेस सामने आते हैं। जैसे सबसे पहला नाम है मोल परसेंट, ये अपने आप में कंसंट्रेशन टर्म। दूसरा नाम इसी तरह से मैं लिख सकता हूं, इसी से मिलता जुलता है, मोल फ्रैक्शन। मोल परसेंट और मोल फ्रैक्शन, मैं एक एक करके बात करता हूं। मोल, जैसे परसेंट का मतलब है पर 100%। अब मोल परसेंट का मतलब है मोल का परसेंट। मतलब कहने का ये है, से फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर में ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन गैस भी है, दोनों गैसेस हैं, और ऑक्सीजन के 5 मोल्स हैं, हाइड्रोजन के 10 मोल्स हैं। ये इस मिक्सचर की एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन है। तो मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, अगर हमसे ये पूछा गया व्हाट इज मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब अगर यही मिक्सचर 100 मोल हो तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे। तो अब ये मिक्सचर हमारा 15 मोल है और 15 मोल में ऑक्सीजन के मोल्स 5 हैं, तो 100 मोल में कितना होगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर इनटू 100। ये नंबर ऑक्सीजन का मोल परसेंट कहलाएगा। मोल परसेंट का मतलब मोल का परसेंट। और मोल फ्रैक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने ऑक्सीजन का मोल परसेंट बताया, सिमिलरली नाइट्रोजन का मोल परसेंट भी निकाला जा सकता है, और नाइट्रोजन के मोल परसेंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन के मोल पुट कर लेंगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल इनटू 100 विल बी मोल परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। और या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हमेशा परसेंट का समेशन 100 होता है। परसेंट ऑक्सीजन का मोल परसेंट और नाइट्रोजन के मोल परसेंट को सम करेंगे तो वो 100 के बराबर आएगा। तो अगर हमें ऑक्सीजन का मोल परसेंट पता है तो इसे 100 से माइनस कर दें तो नाइट्रोजन का मोल परसेंट हमें मिल जाएगा। ये भी अपना एक तरीका हो सकता है। और फ्रैक्शन वर्ड जो यहाँ पर यूज हो रहा है उसका मीनिंग क्या है, तो परसेंट और फ्रैक्शन दोनों में अंतर केवल इतना है कि परसेंट जब बोला जाता है तो इसका मतलब पर 100% है, पर 100 के रेस्पेक्ट में कोई बात एक्सप्रेस की जा रही है, और फ्रैक्शन बोला जाता है तो इसका मतलब 1 के रेस्पेक्ट में उसी बात को एक्सप्रेस किया जा रहा है। जो चीज 100 के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस की जा रही है वो परसेंट, मोल परसेंट कहलाती है, और जो 1 के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है उसको फ्रैक्शन बोला जाता है। ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर टोटल 15 मोल है जिसमें ऑक्सीजन का मोल 5 है। तो अगर टोटल 1 मोल होता तो ऑक्सीजन का मोल कितना होता, तो हम सिंपली मोल पर फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन अगर बताएं, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो दैट विल बी इक्वल टू मोल ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल ऑफ मिक्सचर विल बी मोल फ्रैक्शन। या सिंपली तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जो परसेंट हमें पता है अगर उसमें 100 से डिवाइड कर दें तो फ्रैक्शन हो जाएगा। 100 में अगर इतना तो 1 में इतना, 100 में इतना तो 1 में, मतलब ये पूरा आइडिया सिंपली यूनिटरी मेथड पर बेस्ड है, और यूनिटरी मेथड ही कॉमन सेंस होता है।
कॉमन सेंस जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज को रिलेट करके आंसर करने के लिए, वो यूनिटरी मेथड ही है, घूम फिर के वही चीजें यूज में आती हैं। सपोज हम मार्केट से कोई चीज खरीदने गए, हमसे पूछा हमें पेन लेना है, तो हमने पूछा कि ये पेन कितने का है, तो उसने बताया 5 रुपए का है, तो ठीक है 10 दे दो। तो अब जब वो 10 देगा तो तुम उसको 5 रुपए नहीं दोगे, तुम उसको 50 रुपीज दोगे। तो वो तुम्हारे दिमाग में कॉमन सेंस से उसका आंसर है कि एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन 50 रुपए का ही होगा। अगर तुमने उसको 5 रुपए पकड़ा है तो वो समझ सकते हो क्या करने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ये सारा का सारा गेम कॉमन सेंस पर बेस्ड है और हमें उसी कॉमन सेंस को यूज में लेना है। चीजें बहुत सिंपल होती हैं, हम उसको सही नजरियों से देखें। अगर देख रहे हैं तो हम सारे काम कर ले जाएंगे, अगर हमने उसमें उल्टी सीधी चीजें अपनी लगा दी तो फिर वही चीज। अब सपोज किसी ने ऐसे कहा कि एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन 50 पैसे का होगा, ठीक है। तो अगर किसी ने ऐसा दिमाग लगाया तो समझ सकते हो कि उसका क्या होने वाला है, ठीक। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। खैर, तो मैंने यहाँ पर परसेंट, हमें कंसंट्रेशन टर्म में एक एक टर्म का मीनिंग क्या है उसको क्लियर रखना होता है, और फिर उसको जब मीनिंग क्लियर होगी तो हम एक टर्म से दूसरे टर्म में कन्वर्जन करना होगा तो हम आंसर कर सकते हैं। तो मैंने परसेंट मोल परसेंट बताया और फ्रैक्शन में मोल फ्रैक्शन बताया, दोनों का मीनिंग क्या क्या है, हम लोग इस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह से और टर्म्स की बात करता हूं मैं। यहां पर फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होता, फॉर्मूले हर जगह पर लिखे हुए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उनको रट करके हम कहीं नहीं पहुंचते। अगर हमें मीनिंग क्लियर नहीं है तो सारा गेम लैंग्वेज का है, हमें सिंपल टर्म्स में उस लैंग्वेज को सीखना होता है और उसे यूज में लेना होता है। जितना ज्यादा हम यूज करेंगे हमारे लिए काम उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। फॉर्मूले सारे रट डालो तो उससे पर्पस सॉल्व हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सी सारी चीजें जो भी बनाई गई है वो सिंप्लीफाई करने के लिए ही बनाई गई और हमारा काम ये है कि हम चीजों को सिंपल रखें। तीसरा नाम मैं बता रहा हूं, वेट परसेंट। वेट परसेंट, इसको ऐसे W/W परसेंट भी लिखा जाता है। तो वेट परसेंट का मतलब वेट का परसेंट, जैसे मोल परसेंट का मतलब मैंने बोला था मोल का परसेंट है, सिमिलरली वेट परसेंट का मीनिंग वेट का परसेंट। वेट का परसेंट कहने का मतलब ये है कि सपोज कि हमें अगेन एक मिक्सचर दिया गया जिसमें 5 ग्राम ऑक्सीजन है और 10 ग्राम नाइट्रोजन है, तो वेट परसेंट ऑफ, चलो इस बार नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन का वेट परसेंट क्या होगा, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 10 ग्राम और टोटल मिक्सचर हमें जो दिया गया है उसका वेट है 15 ग्राम। तो 15 ग्राम में अगर 10 ग्राम नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का वेट का परसेंट कितना है, तो दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल वेट, दैट इज 15 into 100, तो वो उसका वेट परसेंट कहलाएगा, ठीक। इसी तरह से इसी से मिलता जुलता नाम है वेट फ्रैक्शन भी। वेट फ्रैक्शन का मतलब अगर अगेन इस इंफॉर्मेशन को अगर 1 के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर दें तो वही बात वेट परसेंट कहलाती है। तो ये मैंने मोल परसेंट, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंट की बात की। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे मान लो कि हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और इस मिक्सचर में हाइड्रोजन का मोल परसेंट 20% दिया गया, 20% बाय मोल दिया गया। कैलकुलेट वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें मोल परसेंट में एक्सप्रेस की गई है उसी इंफॉर्मेशन को अगर वेट परसेंट में एक्सप्रेस करना है तो हम क्या करेंगे। तो देखते हैं कैसे कंसंट्रेशन टर्म को चेंज किया जाता है। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो एक सिंपल सा आइडिया, जैसे ये काम तभी हम कर पाएंगे जब हमें दोनों टर्म्स का मीनिंग क्लियर, और हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा। मोल परसेंट का मतलब होता है 100 मोल, 100 मोल मिक्सचर में 20 मोल हाइड्रोजन। तो एज्यूम कर लो कि हमारे पास 100 मोल मिक्सचर, 100 मोल मिक्सचर हमने मान लिया। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें पता है कि इसमें 20 मोल
हाइड्रोजन और बाकी 80 मोल ऑक्सीजन हम कह सकते हैं। हमें पूछा जा रहा है वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, वेट परसेंट। तो इसका मतलब ये आंसर हम तब कर पाएंगे जब ये इंफॉर्मेशन हमें वेट के टर्म में पता लग जाए। तो मोल को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मोल को वेट से मोल निकालना सीखा था, वैसे ही मोल से वेट निकालना है तो मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 होगा, तो ये 20 into 2 ग्राम मतलब 40 ग्राम आएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का वेट भी निकाल सकते हैं, ये 80 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2560 ग्राम आ जाएगी। अब इस तरह से हमने दोनों के वेट्स पता कर लिए, तो हम इससे ये बता सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। जो 100 मोल मिक्सचर था या 100 मोल सॉल्यूशन था, उसका टोटल वेट कितना होगा, हाइड्रोजन का वेट और ऑक्सीजन का वेट। तो अगर हम इसको सम करें तो ये आएगा 2600 ग्राम। अब टोटल सॉल्यूशन के वेट में 40 ग्राम वेट हाइड्रोजन का है, तो वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन will be equal to weight of hydrogen divided by total weight into 100%। आ गया आइडिया समझ में है? हम बेसिक लैंग्वेज को पकड़ रहे हैं और उसको यूज में ले रहे हैं। हमने मोल परसेंट की इंफॉर्मेशन को वेट परसेंट की इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। अगर मोल परसेंट पता है मतलब उसका ये मीनिंग था, हमने इसी मीनिंग को वेट में कन्वर्ट किया और वेट को वेट परसेंट में कन्वर्ट किया। हाँ, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने ये 100 मोल मिक्सचर क्यों माना। तुम 100 मोल की जगह 1000 मोल मान लो, लाख मोल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कंसंट्रेशन टर्म हमें दिया जाता है, ये कंसंट्रेशन टर्म इसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंडेंट नहीं होती कि लॉट साइज कितना है या मिक्सचर का टोटल अमाउंट कितना है, वो कितना भी हो सकता है, वो पूरे अमाउंट के लिए यही इंफॉर्मेशन यूज होगी या वैलिड होगी। तो मैंने यहाँ 100 मोल माना था, तुम कुछ भी मान सकते हो, तो फिर कुछ भी 100 ही क्यों नहीं, क्योंकि 100 मानने से हमारा ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यूज हो गई, तो इसलिए हम 100 मान लेते हैं। क्योंकि मोल परसेंट की इंफॉर्मेशन अगर है और परसेंट मतलब पर 100, तो बेटर है कि 100 ही मानो। अगर ये मोल फ्रैक्शन दिया गया होता तो हम यहाँ फ्रैक्शन चूंकि 1 के रेस्पेक्ट में डिफाइंड होता है तो हम 1 मोल मान लेते। 1 मोल मिक्सचर 100 मोल मिक्सचर है, ये 100 मोल। बात समझ में आई? इस तरह से एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब एक इंफॉर्मेशन की लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। मतलब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज तुमसे पूछा गया कि तुम्हारा वेट कितना है, तो तुमने बता दिया 40 kg, तो हमने कहा नहीं नहीं यही इंफॉर्मेशन तुम ग्राम में बताओ, तो तुम यूनिट चेंज कर देते हो, ग्राम में बता देते हो। यही इंफॉर्मेशन मिलीग्राम में बताओ तो फिर तुम यूनिट चेंज कर देते हो। तो वहां पर तो एक ही यूनिट है वेट की सारी, और वो वेट की यूनिट के कन्वर्जन फैक्टर तुमको पता है। लेकिन अब जो डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, चूंकि ये इंफॉर्मेशन रिलेटिव है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो अब जब हमें यूनिट बदलनी पड़ेगी तो हमें फिर दोनों के रेस्पेक्ट पे सोचना पड़ता है। तो काम कुछ उसी तरह का किया जा रहा है। बेसिक आइडिया वही है जो हम अपने वेट को ग्राम या किलोग्राम या कुंटल में बताने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कंसंट्रेशन टर्म एक नाम पता है, उससे दूसरा नाम बताना है, तो हम उसमें भी इसी तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। मोल परसेंट, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंट, सिमिलरली वेट फ्रैक्शन। आगे मूव करते हैं हम लोग। इसी तरह से इसी से मिलता जुलता नाम है
वॉल्यूम परसेंट या इसी को V बाय V भी लिखा जाता है। जनरली ये नाम उन मिक्सचर्स के लिए यूज किया जाता है जिसमें सब्सटेंस लिक्विड्स हो या गैसेस हो, वहां पर ये ज्यादा यूज में देखने को मिलता है, सॉलिड्स में नहीं, क्योंकि सॉलिड मिक्स नहीं होंगे। तो इन जनरल अगर सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जा रहा है तो वहां पर भी जनरली ये नाम नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लिक्विड्स के वॉल्यूम हमें पता है तो वॉल्यूम परसेंट में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे हम गैसियस मिक्सचर की ही बात करें, मान लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस है जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है और उसी मिक्सचर में नाइट्रोजन गैस है, उसका वॉल्यूम 20 लीटर है। तो इस मिक्सचर में ऑक्सीजन के वॉल्यूम का परसेंटेज कितना है? तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम। सिंपल सी कहानी जैसे अभी हम लोगों ने देखी थी, बिल्कुल वैसा ही ये भी, दैट विल बी 10/30 into 100। तो ये वॉल्यूम का परसेंटेज हो गया। ऐसे ही एक नाम और भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मेनली जब लिखा होता है तो ये हमेशा सॉल्यूशन जिसमें कोई एक सोल्यूट में भी सॉलिड है और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में भी लिक्विड है, वहां पर ये यूज में लिया जाता है। यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट, और V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन जनरल वेट ग्राम में लिया जाता है और वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया जाता है, मिलीलीटर या कभी लीटर में भी देखने को मिल सकता है। मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म वेट बाय वॉल्यूम भी है। मतलब अगर मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं, हालांकि फॉर्मूले के फॉर्म में मैं लिखना प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो हमारे दिमाग को बाउंड करता है कि हम फॉर्मूले को रट लें, और फॉर्मूला जैसे ही हमने रटना चालू किया तो हमारी लिमिटेशन हो जाती है। तो हमें फॉर्मूले याद होंगे तो ही हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाते। जबकि ये कॉमन सेंस की बात है, अगर हमें मीनिंग क्लियर है तो हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसानी से चलता है। वेट परसेंट का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मीनिंग। ठीक, समझ सकते हैं सभी लोग। इसके अलावा ये टर्म्स तो कम ही देखने को मिलते हैं, जो एक्चुअल टर्म्स हमारे ज्यादा यूज में आएंगे अब हम लोग उस पर आते हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज में देखने को मिलेगा, जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी मेनली सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं। जैसे लिखा होगा 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ऐसे लिखा है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। इसको मोलर पढ़ा जाता है, M का मतलब मोलर है, मोलर, M stands for मोलर, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? ये इंफॉर्मेशन इस तरह की है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे वही नंबर उसकी मोलैरिटी कहलाता है। मतलब मोलैरिटी की डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर solution is called its molarity. उसी को उसकी मोलैरिटी बोला जाता है। मतलब वो सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी बोली जा सकती है या उस सोल्यूट की मोलैरिटी भी बोली जाती है। दोनों तरह की लैंग्वेज देखने को मिलती है। देखा होगा 2 मोलर
सॉल्यूशन या मोलैरिटी ऑफ NaOH इज, वो दोनों तरह की लैंग्वेजेस देखने को मिलती है जिसका ये मीनिंग है। मतलब जैसा कि मैंने पहले बोला था कि कंसंट्रेशन टर्म रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, मतलब ये पर लीटर सॉल्यूशन एक्सप्रेस किया जाता है। और अगेन अगर मान लो लिखा है कि 10 लीटर ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ऐसे इंफॉर्मेशन देख रही, तो इस सॉल्यूशन में NaOH कितना प्रेजेंट होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इस सॉल्यूशन में कितने हैं, अगर हमें ये बताना है, तो चूंकि 2 मोलर का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स हैं, तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स हैं तो 10 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा, 20। सिंपली हम बता सकते हैं, या इसी को लोग फॉर्मूले के रूप में रटने की कोशिश करते हैं, वो फॉर्मूला भी मैं लिख दे रहा हूं। लेकिन अगेन मेरा सजेशन यही है कि फॉर्मूले पर डिपेंडेंसी यहां मत रखना, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, इन्हें कॉमन सेंस के थ्रू ही डेवलप करने की कोशिश करना, हम ज्यादा दूर तक जा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ते समय ये चीजें बहुत सिंपल सी लगती हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं को रटने की कोशिश करें तो जब अप्लाई करना पड़ता है तो ये हमारे बस के बाहर हो जाती है। तो इसलिए अगर हम सक्सेसफुली चीजों को अप्लाई भी कर पाए, उसके लिए केवल हम समझ लें कि ये रिलेटिव इंफॉर्मेशन और इस तरह से इसको रिलेट किया जा रहा है। जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये उसकी मोलैरिटी कहलाता है, ठीक है। मोलैरिटी वर्ड का ये मीनिंग है। अब जैसे इसी को मैं और यूज में ले लेता हूं, सपोज एग्जांपल हमें दिया गया कि एक सॉल्यूशन है 2 मोलर NaOH का सॉल्यूशन। अब इसमें कितने मोल्स NaOH के प्रेजेंट हैं, अगर ये पूछा गया तो हम नहीं आंसर करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, और रिलेटिव इंफॉर्मेशन से एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन बताना तभी पॉसिबल होता है जब साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो। मतलब अगर हमसे ये कहा गया कि 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, इसका एक मीनिंग निकल रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल NaOH, इसका ये मीनिंग भी निकल रहा है कि 100 लीटर सॉल्यूशन में 200 मोल्स हैं, 1000 लीटर में 2000 है, एंड सो ऑन, वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंपली हमसे इतनी इंफॉर्मेशन से पूछा कितने मोल सोल्यूट हैं, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसके लिए हमें यह बताना पड़ेगा कि कितना सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन 1 लीटर है तो उसमें 2 मोल है, अगर आधा लीटर है तो उसमें 1 मोल है, अगर 100 ml है तो उसमें 0.2 मोल है, एंड सो ऑन। मतलब ये इंफॉर्मेशन इस तरह से यूज में ली जाएगी। अब दूसरी तरह का क्वेश्चन कि अगर हमें इसी सॉल्यूशन के इसी कंसंट्रेशन टर्म को किसी और कंसंट्रेशन टर्म में एक्सप्रेस करना हो, मान लो तुमसे कहा गया कि कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, कैलकुलेट W by V % ऑफ NaOH इसी इंफॉर्मेशन से, तो अगेन हम वही अप्रोच यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी शुरुआत में बोली थी कि एज्यूम कर लो एक सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन क्या एज्यूम करें, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, तो हमें ये पता लग रहा है कि हमारे सॉल्यूशन में 2 मोल NaOH के, 2 मोल NaOH के, और 2 मोल NaOH का वेट बता सकते हैं। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, तो 2 मोल NaOH का वेट होगा 2 × 40 ग्राम, दैट इज 80 ग्राम, 80 ग्राम NaOH, 80 ग्राम NaOH है, और सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। अब अगर 80 ग्राम NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में है या 1000 ml सॉल्यूशन में है, तो W by V % ऑफ NaOH कितना होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था वेट बाय वॉल्यूम % कि वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 100, तो ये 8 ग्राम 8% W by V आ जाएगा, 8% W by V। आइडिया समझ में आ रहा है? हम किसी भी कंसंट्रेशन टर्म से किसी दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमें वेट बाय वॉल्यूम की बजाय वेट बाय वेट % पूछा जाता,
तो वेट बाय वेट परसेंट पूछा जाता है, उसके लिए हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम की बजाय सॉल्यूशन का वेट प्लेस करना पड़ता, और सॉल्यूशन का वेट पता करने के लिए हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और अगर हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता हो तो हम इसी सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंट भी निकाल सकते हैं, या इसी सॉल्यूशन का मोल परसेंट भी निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। जैसे मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर, सपोज की डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 1.5 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml हमें डेंसिटी बताई जा रही है। तो अगर हमें डेंसिटी पता है अगर डेंसिटी पता है, जैसे हम लोगों ने माना था 1 लीटर सोल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी पता थी जिसमें 2 मोल NaOH है, 2 मोल का वेट भी हम बता सकते हैं 2 × 40 ग्राम NaOH है, और डेंसिटी पता है तो हम इससे सोल्यूशन का वेट बता सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, तो ये आएगा 1500 ग्राम सोल्यूशन, 1500 ग्राम सोल्यूशन। हमें सोल्यूशन का वेट भी पता लग गया। और अगर हम ये चाहें कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है ये बताना, तो सोल्यूट के वेट में से सॉल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट माइनस कर दो, तो हमें 1420 ग्राम सॉल्वेंट बाय डिफॉल्ट वाटर होता है, तो वाटर का अमाउंट भी पता लग गया। अलग मतलब सोल्यूट अलग पता है, सॉल्वेंट अलग पता है। हम चाहे तो वाटर का मोल भी फाइंड कर सकते हैं। वाटर के मोल्स होंगे 1420 डिवाइडेड बाय 18 मोल H2, मोल भी बता सकते हैं। और अगर हमें सपोज मोल परसेंट बताना था, मोल परसेंट ऑफ NaOH, अगर हमें मोल परसेंट बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल विल बी मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर इनटू 100, तो हमें मोल परसेंट पता लग गया। अगर हमें वेट परसेंट बताना होता है, वेट परसेंट ऑफ NaOH, तो वेट परसेंट ऑफ NaOH का मतलब वेट ऑफ NaOH कितना है, दैट इज 2 × 40, दैट इज 80 ग्राम, 80 ग्राम। तो 80 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का टोटल वेट, दैट इज 1500 × 100, तो वेट परसेंट निकल गया। वेट फ्रैक्शन बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है, मतलब जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स अभी पिक्चर में आए, अगर हमें वो आंसर्स करने हो तो हम सारे आंसर कर सकते हैं। बेसिक आइडिया हर जगह पर एक ही यूज हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, हमें सभी कंसंट्रेशन टर्म्स की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये नाम ऐसे बना है, ये नाम ऐसे बना है, और जब भी कोई कंसंट्रेशन टर्म की इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो उस इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, इसी तरह से एक और नाम मैं बता रहा हूं, मोलैलिटी, वो भी फ्रीक्वेंट यूज में देखने को मिलेगी। कंसंट्रेशन टर्म कुछ भी हो, आत्मा सब जगह की सेम ही है, सब एक ही जैसा रोल प्ले करते हैं, केवल दिखने में अलग अलग, सबकी कहानियां एक ही जैसी। मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलैरिटी से मिलता जुलता टर्म है मोलैलिटी। मोलैरिटी, मोलैलिटी, जैसे लिखा है 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन, इसको मोलल पढ़ा जाता है, मोलल, मोलर, मोलल, ये दोनों में अंतर है। कैसे डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। मतलब इसके पहले तक जितने भी नाम मैंने बताए वो सभी रिलेटिव टर्म्स थे, और वो हमेशा टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में हो। वो अमाउंट मे बी मोल के रेस्पेक्ट में हो, मे बी वेट के रेस्पेक्ट में हो, मे बी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हो, लेकिन होगा सोल्यूशन का, उसके रेस्पेक्ट में डिफाइंड थे। और ये थोड़ा सा अलग है, ये सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है। मतलब कहने का ये है कि नंबर ऑफ मोल
of solute present in per kg solvent is called its molality. उसे उसकी मोलैलिटी बोला जाता है. पर केजी सॉल्वेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके पहले के सारे नाम में सॉल्यूशन वर्ड आता था और यहाँ पर सॉल्वेंट वर्ड आ रहा है, बस इस बात को ध्यान में रखना है. देखो सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, तीन नाम होते हैं, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन के बराबर है. अब अगर तीन में से कोई भी दो इंफॉर्मेशन पता है तो ये अंडरस्टूड है कि तीसरी इंफॉर्मेशन हमें पता है. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो इसका मतलब सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट. हम कुछ भी काम वहां पर कर सकते हैं. ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है. तो अगर हमें दो इंफॉर्मेशन पता है तो ये अंडरस्टूड है कि तीसरी इंफॉर्मेशन हमें पता है. ठीक है, तो हम उसको यूज में ले सकते हैं. हमें मोलैलिटी को समझना था, तो मोलैलिटी की मैंने ये डेफिनेशन लिखी है. अब अगर मैं इसको यूज में लूं, जैसे मैं इसको हटा रहा हूं, टू मोलल NaOH सॉल्यूशन बोला गया है. इसका मतलब मैंने नीचे लिखा है कि 1 kg वाटर, सॉल्वेंट का मतलब बाय डिफॉल्ट वाटर, तो 1 kg वाटर कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ NaOH. ये उसका मीनिंग निकलेगा, ये ऐसे उसको समझा जाएगा. सपोज इंफॉर्मेशन हमें दी गई कि 1 लीटर 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन, ऐसे लिखा है. तो यहाँ जो 1 लीटर है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलैलिटी लिखी हुई है. और अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन में NaOH कितने मोल्स है या वेट कितना है, जो भी, क्योंकि अब ये तो एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन हो गई, तो एब्सोल्यूटली हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में NaOH कितना है ये बताओ. तो हम इस इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये मोलैलिटी का टर्म वेट ऑफ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है. तो जब भी एक क्वेश्चन मिलेगा तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन एक जरूर मिलेगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. मान लो वो बताया गया 1.5 ग्राम पर ml सॉल्यूशन की डेंसिटी. तो अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करके हम ये आंसर कर पाएंगे उसको समझते हैं. बेसिकली 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन का वेट होगा 1500 ग्राम. क्योंकि मोलैलिटी को यूज करना है तो हमें सॉल्वेंट का वेट पता होना चाहिए. अब 1 लीटर सॉल्यूशन का वेट 1500 ग्राम. ठीक है, मतलब 1500 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना होगा वो हमें पता करना है. हमें बताया गया है मोलैलिटी 2 है, तो मोलैलिटी का मतलब ये है कि 1 kg सॉल्वेंट अगर हम माने तो हमारे पास 2 मोल NaOH है. 2 मोल का वेट हम बता सकते हैं 80 ग्राम NaOH, 80 ग्राम NaOH. अब इस इंफॉर्मेशन से, इस रिलेटिव इंफॉर्मेशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग पता लगा, तो इसको कंबाइन करके हम बता सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इसमें कितना है. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट विल बी 1080 ग्राम. 1080 ग्राम. इतना सॉल्यूशन है तो सोल्यूट इतना है, ये बता रहा है रिलेटिव इंफॉर्मेशन. लेकिन हमें आंसर करना है 1500 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट होगा. वेट ऑफ NaOH हमें इसमें बताना है. तो अब यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं कि अगर 1080 ग्राम में 80 ग्राम है तो 1500 ग्राम में कितने ग्राम होगा. यूनिटरी मेथड हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको नोट कर चुके होंगे
या पॉज करके नोट कर लेना। Simple unitary method. If 1080 gram solution contains 80 gram NaOH, therefore 1500 gram solution will contain 80 divided by 1080 into 1500 ग्राम। बता सकते हैं, देखो यूनिटरी मेथड यूज हुआ है। तो इस तरह से मोलैलिटी का टर्म थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा रिलेटिवली, क्योंकि ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को रिलेट कर रहा है। बाकी सारे टर्म्स सोल्यूट सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रहा था, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रहा है। हमें इसी सोल्यूशन की मोलैरिटी पूछ लीजिए, मोलैरिटी कितनी होगी वो भी आंसर किया जा सकता है। हम लोगों ने 1 kg सॉल्यूशन सॉल्वेंट माना, 1 kg सॉल्वेंट का ये वेट हो गया। हम 1 kg सॉल्वेंट और 1 kg सॉल्वेंट सोल्यूट निकाला तो वेट ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया। हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बता सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। और सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम पता लग गया तो उसकी हेल्प से हम मोलैरिटी बता सकते हैं। मोलैरिटी विल बी इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन उसको लीटर में होना चाहिए, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा, और इस तरह से ये मोलैरिटी आ गई। तो इस तरह से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन की यूनिट को चेंज करना पड़ेगा तो हम वो काम कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे दिमाग में आइडिया क्लियर होना चाहिए कि किस टर्म का क्या मीनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, तो ये कुछ कंसल्टेशन टर्म्स थे जिनके बारे में भी डिस्कशन किया। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, कुछ और टर्म्स हैं जिसको हमें सीखना है, तो इसको प्रैक्टिस में लाओ। पहले बहुत सिंपल क्वेश्चंस में इसको यूज में लो और फिर थोड़ा टिपिकल की तरफ, क्योंकि अगर एक बार आइडिया क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कैसा भी हो हमसे हैंडल हो ही जाता है। लेकिन अगर वो आइडिया, बेसिक आइडिया क्लियर नहीं है तो फिर कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें सजेशन बार बार मेरा यही रहता है कि इसको प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो तो कंफर्टेबल रहोगे। अगर इसे थियोरेटिकली अप्रोच के थ्रू हैंडल करने की कोशिश की तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ये मैंने देखा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स में बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि वो चीजों को थ्योरेटिकली सोच रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो चीजें बहुत सिंपल हैं और सिंपल रहे इसीलिए इनको बनाया गया, तो तुम्हें भी इसको सिंपल बना के रखना है। ठीक है, अभी रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।